व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने सीख लिया है कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, कैसे बैलेंस शीट बनाया जाता है। अभी फिलहाल बारी आ चुकी है कुछ एडजस्टमेंट सीखने की और स्टार्ट करने की, यही चैप्टर बट विद एडजस्टमेंट्स। तो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। कई बच्चों को जो चैप्टर परेशान करता है, बट मैं तुम्हें बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये मेरा एश्योरेंस है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और आज मैं आपको कुछ नोट्स लिखवा देता हूं, फिर कल की क्लास से हम क्वेश्चंस चालू कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन ले आइए, लेट्स बिगिन। देखो यार, नाउ सर व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, ये होता क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो देखो आपके पास यहाँ पे बस एक शब्द नया है, वो क्या है, एडजस्टमेंट्स। सर एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब है? बच्चों एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल कर देते हैं तो हम देखते हैं कि यार हम लोगों से ये चीजें लिखनी रह गई, जैसे किसी पर्टिकुलर मंथ की सैलरी देनी रह गई, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगले साल की थी वो इस बुक्स में लिखी गई हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी एंट्रीज करनी रह गई हैं, बहुत सारी कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उन सबको हम क्या बोल देते हैं, एडजस्टमेंट्स बोल देते हैं। तो इन सब एडजस्टमेंट्स को जब हम लास्ट में करते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, सिंस अकाउंट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, तो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स दो प्लेसेस पे जाएंगी। अब सर वो दो प्लेसेस कौन सी हो सकती हैं? हो सकता है ट्रेडिंग और बैलेंस शीट हो सकता है P&L और बैलेंस शीट हो सकता है ट्रेडिंग P&L हो। बट जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो शॉर्ट बैलेंस शीट में तो जा ही रही हैं, उसके साथ साथ दूसरी जगह भी कहीं ना कहीं लिखी जा सकती हैं। तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं बच्चे, वो आपको ध्यान रखना है कि वो दो प्लेसेस पे रिकॉर्ड होंगी। ठीक है सर, कितनी एडजस्टमेंट्स हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में लगभग 22 एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको सीख के चलनी है। मैं आपको सारी एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। सर हम किस फॉर्म में ये चैप्टर कर रहे होंगे? बच्चों आज मैं आपको लगभग 10 एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, कल और परसों हम उन 10 पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, देन मैं आपको नेक्स्ट 10 रिमेनिंग एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, फिर हम उस पे क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आज हेडिंग डालते हैं एडजस्टमेंट्स। आज मैं एडजस्टमेंट्स आपको सिर्फ लिखवाऊंगा ही नहीं, एडजस्टमेंट्स में आपको सारी समझा भी दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी एडजस्टमेंट में। ठीक है, सबसे पहली एडजस्टमेंट हमारी जो आती है बेटा जी, वो आता है क्लोजिंग स्टॉक, जिसको आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, या आपने विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भी लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक साल के लास्ट में होता है, जब बुक्स बंद हो चुकी होती हैं तो हम स्टॉक को मेजर करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ पे लिखा जाता है? तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, आपको पता है ये चीज, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। दूसरी जगह बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा जाता है। तो याद रखना क्लोजिंग स्टॉक की दो जगह कौन कौन सी है, दो घर कौन कौन से हैं क्लोजिंग स्टॉक के? एक तो है बेटा जी ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, दूसरा है बैलेंस शीट का एसेट साइड। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों एडजस्टमेंट आती है सबसे पहली, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बता दो। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। इसका मतलब मेरा कोई इस साल का खर्चा था, वो ड्यू हो गया है लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं करा है। अब आप ये समझो कि सपोज मेरी सैलरी जो है वो 500 रुपये पर महीना है जो मैं अपने एम्प्लॉय को देता हूँ। ठीक है, अगर 500 रुपये पर मंथ की सैलरी है तो 12 महीने की कितनी बैठी, 6000 रुपये, ऐसा बैठा। अब सपोज एडजस्टमेंट में ऐसे लिखा हुआ है कि 2 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि अभी हमने अपनी बुक्स में 10 महीने की सैलरी ही लिखी हुई है, यानी हमने सिर्फ 5000 ही लिखी हुई है, क्योंकि 2 महीने की तो आउटस्टैंडिंग है ना, 2 महीने की तो देनी बाकी है ना। अब देखो अगर 2 महीने की देनी बाकी है, हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोई एक्सपेंस किया है या नहीं किया है, फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसा आया है या नहीं आया है। अगर कोई चीज इस साल की है तो आप लिख दो, अगर कोई खर्चा इस साल का है
तो आपको इसी साल बुक्स में लिखना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आपने कैश दिया है या नहीं दिया है। अगर मैं इस साल का खर्चा इस साल नहीं लिखूंगा तो मेरी बुक्स गलत शो करेगी ना चीजें। अगर कोई इस साल की इनकम है, मुझे इस साल कोई पैसा मिलना था, जिसने पैसा देना है उसने बोला भैया प्लीज अगले महीने दे दूंगा, तो अगर मैंने उसको अगले महीने लिख दिया और साल चेंज हो गया तो इस साल की इनकम कम हो गई, तो अकाउंट गलत बन गई या नहीं बन गई। तो अगर कोई खर्चा इस साल का है बेटा, देना रह गया है, कोई बात नहीं, लिखो आप उसको इसी साल में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल में आएगा, है ना, तो उसको मैं पे कब करूंगा, अप्रैल में पे करूंगा। बट क्या वो अप्रैल का खर्चा था? खर्चा तो वो मार्च का ही था ना, तो उसको रिकॉर्ड मार्च में ही करना चाहिए, समझे। तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको एक्सपेंस में प्लस करना है। सर एक्सपेंस में क्यों प्लस करना है? बच्चों देखो, अगर सैलरी 2 महीने की यहाँ पे देनी रह गई है तो मैं 2 महीने की सैलरी यहाँ पे प्लस करूंगा तो ही तो ये एक्चुअल खर्चा बन के मेरा सामने आएगा, है ना। तो आप सबसे पहले तो एक्सपेंस में प्लस कर दो। अब वो एक्सपेंस अगर सपोज वेजेस है तो वो ट्रेडिंग में प्लस हो जाएगा, सैलरीज है तो वो P&L में प्लस हो जाएगा। तो एक तो एक्सपेंस में जोड़ो। दूसरी जगह कोई भी खर्चा आपका देना रह गया है तो वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आ जाएगा, क्योंकि आप उसको अब आने वाले साल में पे करोगे। बट बुक्स में तो रिकॉर्ड कर दिया ना आपने कि देखो भैया ये मेरी लाइबिलिटी हो गई, है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप इस तरीके से बुक्स में शो करते हो। तीसरा क्या होता है सर? थर्ड होता है बच्चों हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है बच्चों पेड इन एडवांस। आपने कोई खर्चा अगले साल का कर दिया। पेड इन एडवांस का मतलब तो यही है कि कोई पैसा आपने एडवांस में दे दिया। अब देखो बच्चों, अगर मैंने कोई भी पैसा एडवांस में दे दिया तो वो इस साल का तो था ही नहीं। अगर इस साल का नहीं था तो क्या मुझे इस साल की बुक्स में लिखना चाहिए था? भाई जो खर्चा इस साल का है ही नहीं वो इस साल की बुक्स में क्यों लिखना है? लिखना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको एक्सपेंस में से हटाओगे, क्योंकि अगले साल का है ना। अगर अगले साल का खर्चा इस साल लिखा गया तो गलत हो गया। तो एक्सपेंस में से माइनस करो, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखो। सर एसेट साइड में क्यों लिखते हैं? आप कोई भी खर्चा करते हो जो आपने एडवांस में दिया तो आपके लिए वो फायदे का काम करेगा, है ना। अगर मैंने अपनी स्कूल की फीस एडवांस में दे दी तो मेरा एसेट है, मैं बैठ के आराम से पढ़ाई करूंगा अब उसमें, राइट। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? नंबर 4 होता है बच्चों हमारे पास, प्लीज इसको लिख के चलना। नंबर 4 होता है हमारे पास एक्रूड इनकम। सर व्हाट इज एक्रूड इनकम? एक्रूड इनकम को बच्चों हम लोग बोलते हैं अर्नड इनकम। अर्नड का मतलब होता है कि मैंने कमा ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तो मुझे अगर मैंने मार्च में पढ़ा लिया तो मार्च की सैलरी अप्रैल में मिलती थी। अब सर अगर मैंने मार्च में पढ़ा लिया तो मेरी सैलरी तो मार्च की है ना, वो अलग बात है कि अप्रैल में मिलेगी, बट ये मेरी इनकम होनी तो मार्च की चाहिए। तो पैसा मिला या नहीं मिला इट डजंट मैटर, आपको बुक्स में मार्च में ही लिखना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको हमारी इनकम में प्लस कर देते हैं। जो भी इनकम होगी P&L के क्रेडिट में ही हमारे पास ये प्लस हो जाएगी। P&L की क्रेडिट साइड में इनकम में प्लस हो जाएगी। दूसरी जगह मेरा पैसा है, मुझे लेना है, मिलना है, तो बैलेंस शीट की एसेट्स साइड में रिकॉर्ड करी जाएगी, ठीक है। फिफ्थ होता है बच्चों अनअर्न्ड इनकम। सर व्हाट इज अनअर्न्ड इनकम? अनअर्न्ड का मतलब होता है बेटा जी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मुझे कोई इनकम एडवांस में मिली हुई है। तो बच्चों अगर मुझे कोई भी इनकम एडवांस में मिली है तो ध्यान रखना वो इस साल की है ही नहीं। अगर इस साल की है ही नहीं तो फिर सर क्यों लिखे हम बुक्स में से? तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। हम हमारी इनकम में से माइनस कर देंगे इसको, और दूसरी जगह हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिख देंगे। अगर आप कोई भी पैसा एडवांस में रिसीव करते हो तो आप उसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में शो करते हो कि आपने पैसा ले लिया, अब आपको इसके बदले की सर्विसेज अभी परफॉर्म करनी है, तो आपकी लाइबिलिटी है बेटा, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 आता है बेटा डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन कैसे दिखाएंगे? देखो डेप्रीसिएशन होता है किसी भी एसेट की वैल्यू का कम होना। एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो आपके लिए नुकसान हो रहा है। कोई भी एक्सपेंस या लॉस हो वो P&L के डेबिट साइड में आता है। तो एक तो डेप्रीसिएशन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड शो करोगे, दूसरी जगह आप इसको बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस करके दिखाओगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन एसेट की वैल्यू को कम करता है।
तो एसेट में से ही माइनस करके आप इसको दिखा दोगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया, डन सर। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है बच्चों जब बिजनेस ओनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करता है। ओनर ने जैसे बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में ना लगा के वो बैंक में रखता, बैंक भी तो इंटरेस्ट पे करता। सिमिलरली बिजनेस भी ओनर को इंटरेस्ट पे करता है। इंटरेस्ट पे करता है तो बिजनेस का खर्चा है, इसलिए पी एंड एल के तो डेबिट साइड में आता है। ओनर को मिलता है तो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। सर कैपिटल कौन सी साइड में शो हो रही होती है? लायबिलिटी साइड में बेटा। तो बैलेंस शीट में कैपिटल में ही उसको प्लस कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट होता है बच्चों हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? जस्ट इसका रिवर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में क्या होता है? ये बिजनेस ओनर से लेता है कि भैया आपने पैसा विड्रॉ करा तो आप भी तो हमें ब्याज दोगे, तो यहां पे बिजनेस का फायदा है, तो पी एंड एल की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है क्योंकि बिजनेस का फायदा है। दूसरी जगह सर ये बैलेंस शीट में ही कैपिटल में से माइनस किया जाता है, चाहे ड्राइंग्स हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, दोनों ही कैपिटल से माइनस हो जाती हैं। ओके डन सर, समझ गए। नंबर 9, नाइन्थ एडजस्टमेंट होती है बेटा जी बैड डेट्स। सर व्हाट इज बैड डेट? बैड डेट का मतलब होता है कोई पैसा मर जाना। मुझे कोई पैसा लेना था डेटर से, डेटर से ही तो लेना होता है, उसने पैसा नहीं दिया, वो भाग गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसा दे ही नहीं पाया। तो मुझे अगर कोई पैसा किसी डेटर से लेना था, वो नहीं दे पाया, तो मेरा नुकसान हो गया। तो सारे लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। तो पहले तो पी एंड एल की डेबिट साइड में आएगा। दूसरी जगह कहाँ पे आएगा सर? दूसरी जगह ये एसेट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर में से माइनस किया जाएगा। डेटर में से माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि डेटर से ही तो पैसा लेना होता है, उसने नहीं दिया तो आप डेटर में से माइनस कर दो। नंबर 10 क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है बच्चों की अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ डेटर्स हमें पैसा नहीं देंगे, मैं डाउटफुल हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डेटर्स मेरा पैसा नहीं देंगे, आई एम डाउटफुल, तो हम उसके लिए पहले से ही कुछ पैसा प्रॉफिट में से निकाल के साइड में रख लेते हैं, जोड़ना शुरू कर देते हैं कि शायद डेटर पैसा ना दे तो एकदम से हमें नुकसान ना हो। हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में से पहले ही पैसा निकाल लेते हैं। अब देखो प्रॉफिट तो पी एंड एल की क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन किया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से पैसा निकालना है तो डेबिट साइड में ही लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को पी एंड एल की डेबिट साइड में ही शो करते हैं। अब ये बैड डेट्स से रिलेटेड है, तो समटाइम्स हम बैड डेट्स में ही, अगर बैड डेट्स पहले से गिवन है तो हम इसी में प्लस कर देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी, ऐसे दिखा देते हैं हम। ये तो पहले से है, ये इसी में जोड़ दो तो वैल्यू बाहर आ जाती है, ऐसे हम इसको शो कर देते हैं, ठीक है। तो या तो आप पी एंड एल के डेबिट में दिखा सकते हो, बैड डेट्स में ही प्लस कर दो क्योंकि वो भी डेबिट में ही आ रहा है, और दूसरी जगह इसको भी हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर में से माइनस करते हैं, ठीक है। डेटर में से ही इसको माइनस करते हैं क्योंकि प्रोविजन डेटर पे ही बनता है बच्चों, ठीक है। सेम होता है हमारे पास ऐसा ही एक और एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो सर ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या होता है? तो देखो बच्चों प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डेटर्स मेरे सारा पैसा नहीं देंगे, वो मेरे से कुछ ना कुछ डिस्काउंट मांगेंगे। तो अगर मेरे डेटर्स मेरा सारा पैसा नहीं देंगे, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मांगेंगे, तो हम उसके लिए भी पहले से ही प्रोविजन बना लेते हैं। फिर से प्रोविजन है तो पी एंड एल के डेबिट साइड से बनेगा, पैसा निकाल के आपको बाहर रखना है, तो आप इसको भी क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही लिखते हो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नाम से, और दूसरी जगह बैलेंस शीट के एसेट में डेटर्स में से ही माइनस कर लेते हो, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे 11 एडजस्टमेंट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सही है। आप सबको नोट डाउन कर लो, सबका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इनके बिना तो मज़ा नहीं आने वाला, राइट। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 से 4 तक का ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नहीं लिखा।
देन 5 से 8 तक का ये स्क्रीनशॉट ले लो, देन ये लास्ट हमारे 4 एडजस्टमेंट्स हैं। आज एक बार इनको देख लो, समझ लो, आपको समझ में आई गए होंगे। आप जब क्वेश्चन करोगे ना कल मेरे साथ साथ, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, किसी भी एडजस्टमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, राइट। तो आपको सबका बस प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सी चीज कहां पे आती है, ठीक है। तो कल मिलते हैं बच्चों, कल हम लोग इनका क्वेश्चंस देखेंगे पहले 11 के, और ज्यादातर एग्जामिनेशन में इसी में से आएगा। एक आधा एडजस्टमेंट है जो अगली वाले एडजस्टमेंट वाली क्लास में से आएगा, यानी जब मैं 2 क्लासेस के बाद आपको बची हुई 11 एडजस्टमेंट लिखवाऊंगा, तो ज्यादातर यही आएंगे एग्जाम में, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इनको अच्छे से करो। अब अगले 2 दिन पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम बची हुई करेंगे और चैप्टर समाप्त, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको ये क्लियर होंगे। अगली क्लास में मिलते हैं और इनको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।